हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। अ, जैसा कि तुम लोग को पता है, हम लोग का ये नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का क्लास हम लोग का जो होगा वो ये सब सेक्शन 3 जो हमारा होगा, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 के 1830 टू 1848 के बीच में। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इसको मैंने बार बार बोलता हूँ रीड आउट करने के लिए, और अच्छे से जो पढ़ाई किए होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो ये पहला जो तुम्हारा सेगमेंट है, इसमें द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो इंट्रोडक्शन किया है हमारा 1830 से 1848 के बीच की जो घटनाओं का, उसमें यूरोपियन स्टेट के बहुत सारे हमारे डिफरेंट स्टेट्स की चर्चा किया है। ठीक है, जिसको मैंने बड़े स्तर पर अंडरलाइन भी कर दिया है। देख सकते हो इसमें इटली का, जर्मनी का, आयरलैंड का, ऑटोमन एम्पायर वगैरह के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि मैप कंसल्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो तुम्हारे बुक के ही किसी एक पेज में पीछे में तुम्हारा पेज नंबर है 6 नंबर पेज में तुम्हारा ये मैप दिए हुए हैं, उसको कंसल्ट कर लेना। ये 1815 ये 1850 के बाद का ही है, 1815 के बाद का है, जिस पर रिलेटेड हम लोग का पूरा चलेगा। 1815 के बाद ही 1830 तुम्हारा आता है। ठीक है, तो इसमें जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा इस मैप में कंसल्ट करके तुम चीज़ों को ना देख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें द एज ऑफ रिवॉल्यूशन की जो चर्चा कर रहा है, इसमें इस टॉपिक से ही क्लियर है क्रांतियों का युग। तो ये क्रांतियों का युग जो था हमारा, खास करके यूरोपियन स्टेट में, फ्रांस और उसके आसपास के क्षेत्रों में, चूँकि फ्रांस जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करता था यूरोपियन कल्चर के लिए हमारा। ठीक है, तो यूरोपियन कल्चर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का अंदाज़ा आप इसी से लगाओ। आप वही मेटरनिक है ना, जिसने 1815 में वियना कांग्रेस की मीटिंग किया था। ठीक है ना, उसने एक बार कहा था, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये वेन फ्रांस स्नीज है ना, मेटरनिक वंस रिमार्क्ड है ना, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाओ। मेटरनिक ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो पूरी यूरोपियन कंट्री को ना बुखार लग जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था फ्रांस यूरोपियन पॉलिटिक्स में, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये एक्चुअली क्वेश्चन आता है तुम्हारा, पूछता है कि उसका कोटेशन दे देता है, ये कि वेन फ्रांस स्नीज है ना, रेस्ट ऑफ यूरोप है ना कैचेस कोल्ड। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि जब फ्रांस छिंकता है तो पूरी यूरोपियन कंट्री को बुखार लग जाती है। इसमें मेटरनिक का क्या मतलब मीनिंग बनता है कहने का। ठीक है, तो देखो ये घटना जो थी, ये बताने में अपने आप काफ़ी है कि वो किस प्रकार का रिवॉल्यूशंस हमारे होते होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने अंडरलाइन भी कर दिया सारी चीज़ों को। दे रहा है कि रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी हमारी, कंजर्वेटिव जो हमारे जो चीज़ें वहाँ हो रही थी, वो अपनी मजबूती और ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी थी हमारी, 1815 का याद करो। 1815 में पेज नंबर तुम्हारा 10 में है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में वाटरलू की घटना के बाद, यानी कि वियना कांग्रेस की मीटिंग के बाद में, बुर्बन डायनेस्टी को फिर से जो बहाल करने की जो कवायद हुई थी हमारी यूरोपियन सोसाइटी में, ये कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सोसाइटी को ना ज़्यादा पावरफुल बनाने जैसा था हमारा, है ना, और उसको कंसोलिडेट करने जैसा था। इसमें तुम्हारे बुक में दिए हुए भी है, कंसोलिडेट देयर पावर। ठीक है, तो दे रहा है कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में जो ये ऐसी व्यवस्था जो थी, जो रूढ़िवादियों को मजबूती प्रदान कर रही थी, इसको जो लिबरल आइडियोलॉजी के जो लोग थे ना, ये नापसंद करते थे। ठीक है ना, और इन्होंने इसको नेशनलिज्म की जो हमारी रिवोल्यूशनरी एक्शन होती है उसके साथ जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, और इसमें दे रहा है कि इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। आप ऑटोमन एम्पायर को देखना होगा तो फिर यहाँ पर चले आओगे, यहाँ पर देखोगे
ऑटोमन एम्पायर के बारे में जिक्र किया। तो उसके आसपास के पूरी क्षेत्रों का जब एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये जर्मनी और इटली और ऑटोमन साम्राज्य के जो अन्य हमारे हिस्से थे उसके बारे में, जिसमें आयरलैंड का नाम है, पोलैंड का जो क्षेत्र था हमारा, ये जो देश थे हमारे आसपास के, इन्होंने रिवॉल्यूशंस का ना हमारा नेतृत्व किया, एक लीडरशिप प्रोवाइड किया, उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जिसमें बड़े स्तर पर ना शिक्षित लोग थे, एमोंग हुम, है ना, वेयर प्रोफेसर्स, है ना, पढ़े लिखे लोग थे। इसके बाद में स्कूल टीचर, हम लोग जैसे शिक्षक थे, जो बुद्धिजीवी क्लास में गिनती जिनकी होती है। क्लर्क्स हो गए, जो ऑफिस वगैरह में काम करते थे, और वाणिज्य और व्यवसाय में लगे हुए लोग थे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में काम करने वाले जो मिडिल क्लास का। इसलिए मैंने यहाँ पर वीवीआई कर भी दिया। और मैं जब रशियन भी पढ़ा रहा था 9 में, फ्रेंच भी पढ़ा रहा था, तो या फ्रेंच पढ़ा क्या रहा था, पिछले एक फेज़ पढ़ा, तुम अगले फेज़ में भी तुम देख चुके हो कि जब लुई 16 को डिस्ट्रॉय करना था हमारा, तो कौन लोग उसमें मुखर हुए थे हमारे, है ना। स्वाभाविक है, मैं बार बार बताता हूँ कि मध्यम वर्गीय जो समाज हमारी होती है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, और समाज के हर एक विषम जो दौर हमारा होता है, जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस हमारी सोसाइटी में होती है, चाहे वो पॉलिटिकल लैकनेस हो, इकोनॉमिकल लैकनेस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई वर्ग होता है हमारा तो मिडिल क्लास वर्ग होता है। और मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी खासियत हमारी ये होती है कि पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग होता है, जिसका मन बुद्धि चेतना जो है ना औरों की अपेक्षा बेहतर काम करता है। तो कहने का मतलब है कि जो निम्न वर्ग है वो तो लाचार है, और वो उसकी बुद्धिजीविता का स्तर काफ़ी निम्न है, तो वो उतना सोच ही नहीं सकता है। और जो मध्यम वर्ग क्लास है, जो पढ़ा लिखा शिक्षित जो बेरोजगार है, वो तो तुम्हारा चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है ना, दिमाग उसकी अच्छे ढंग से काम करते हैं, तो वो दिखता है ना है कि हमारे साथ कितनी ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है ना। तो ऐसी व्यवस्था जो होती है उसके खिलाफ में वो आवाज़ उठाने के लिए विवश हो जाता है मिडिल क्लास हमारा, ठीक है। और ये दे रहा है कि जो फर्स्ट हमारा रिवॉल्ट की कंडीशन पैदा हुई थी, ये जुलाई, है ना, 1830 में ये प्रारंभ हुआ था, जो 1815 के बाद का है ना। बुर्बन कह रहा है, द बुर्बन किंग्स हु हैड बीन restored द पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिज्म रिएक्शन आफ्टर 1815। 1815 के बाद में जो बुर्बन डायनेस्टी के जो राजा को एस्टेबल करने का प्रयास किया गया था, ये जो लिबरल क्लास था हमारा, बोला कि इसी को सबसे पहले उखाड़ फेंको, यानी कि दोबारा जो फ्यूडल स्टेट हमारे हैं ना उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। और अब उन्होंने उग्रवादी क्रांतियों को ना ये दे रहा है कि उखाड़ फेंकने की जो बात उन्होंने किया था, और उसकी जगह पर, है ना, वे आर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशन एंड हु इंस्टॉल्ड, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द लुई फिलिप, है ना, एट इट्स हेड। उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग एक राजतंत्र की व्यवस्था को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये संवैधानिक राजतंत्र हमारा होगा। जैसे कैसे वहाँ पर लुई 16 को हटाने के बाद में जब नेपोलियन बोनापार्ट और तमाम प्रकार के जो लोग आए थे 1791 में, जो हमारी नई कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों का व्यवस्था हमारा जो हुआ था, तो उसमें हुआ था ना कि एक ऐसी राजतंत्र के एस्टेब्लिशमेंट करना है जो मतलब संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके लिए आपको पेज नंबर कंसल्ट करना चाहिए, वो 9 क्लास के बुक में तुम्हारे दिए हुए हैं वो स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को ना तुम नोटिस करोगे, ठीक है। और उसके अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। और इसको यही इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए जो मेटरनिक ने बताया था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरी यूरोपियन कंट्री को बुखार लग जाती है। और जुलाई क्रांति में जो ब्रसेल्स में भी जो हमारा विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग ये हो गया था हमारा ब्रसेल्स। इसमें तुम्हारा बेल्जियम की कहानी है, बेल्जियम की ही राजधानी है ना ब्रुसेल्स, है ना। ये तुम लोग बेल्जियम की कहानी पढ़ भी चुके होगे, इसमें क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग में, याद कीजिए पावर शेयरिंग आपका ये क्लास 10 के ही पॉलिटिकल साइंस की बुक में तुम्हारी दी हुई है। इसके बाद में एक दे रहा है कि इस घटना को यूरोपियन शिक्षित अभिजार वर्ग राष्ट्रीय भावना का संचार करने का एक और बड़ा काम हमारा हुआ था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक को ना आज़ाद करने का, ये 15वीं शताब्दी में हुआ था, जो कभी ऑटोमन एम्पायर का हमारा हिस्सा हुआ करता था 15वीं शताब्दी के आसपास में। और दे ग्रोथ ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना, स्पार्क ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमोंग द
ग्रीक विच बिगिन इन 1821, ठीक है, 1821 में आरंभ हो गया था और यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के लिए पश्चिमी यूरोपियन व्यवस्था को बहाल करने के लिए ऐसी बात की गई थी। और उसके सपोर्ट करने वाले लोगों का मानना था हमारा कि यूनानी संस्कृति जो होती है वो बेहतर होती है हमारी, और इसमें ग्रीक कल्चर्स की जो ग्लोरिफिकेशन की चर्चा की गई है, ठीक है, उसके प्रति सिंपैथीज थी हमारी। और इन्होंने मुस्लिम एम्पायर जो उसको विरोध मतलब कर रहे थे उनके खिलाफ में ये बातें उठाने की बात की गई थी। मतलब मुसलमान लोग तो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादतियाँ करने के लिए मशहूर थे, है ना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना हमारी होती है 1832 में तुम्हारा ट्रीटी ऑफ कुस्तुनिया, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई थी, है ना, रिकॉग्नाइज द ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला करके 3-4 घटनाएं इसमें बड़े स्तर पर दिखाई दे रही है। एक घटना तुम्हारा उसके मूवमेंट का हमारा पार्ट है, ये इस पैराग्राफ में तुम देख सकते हो, इटली का, जर्मनी का, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड, है ना। इसके बाद में फिर ये बुर्बन डायनेस्टी को हटाना, लुई फिलिप को लाना, फिर इसके बाद में यूनान का जो तुम्हारा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है ना, जो कुल मिला जुला करके पूरी यूरोपियन कंट्री को ना एक एस्टेब्लिशमेंट प्रदान, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रदान करने के लिए हमारा प्रोवाइड करने के लिए एक रिवोल्यूशनरी एक्शन हमारा प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है तुम्हारा द रोमांटिक, है ना, इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। याद करो जब हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे भारत वाला भी, तो उसमें क्या कह रहे थे कि महात्मा गांधी के विचारों में तमाम प्रकार के जो सत्याग्रह की बातें की गई थी, है ना, उसमें आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह के बारे में बताया गया था। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे हमारे काल्पनिक घटनाएं हमारे उस सोसाइटी में हुई, और भारत माता के जो ग्लोरिफिकेशन करने के लिए तमाम प्रकार के होते थे ना, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, है ना। तो ये तमाम ऐसी जो बातें थी हमारी, ये रोमानियत से भरी हुई थी, रोमांटिज्म से भरी हुई थी, कल्पनाओं से भरी हुई थी, राष्ट्रीय भावनाओं की एक हमारी प्रतीक थी। अब देखो इसमें क्या है, ये कितने बड़े स्तर तक लक्ष्य की प्राप्ति में तुम्हें मदद कर सकता है इसका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पर हम आर्ट की बातें करते हैं, जहाँ पर हम इपिक की बातें करते हैं, जहाँ पर हम स्टोरीज़ की बातें करते हैं, जो इसमें सब दिए हुए हैं। कल्चरल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशंस, आर्ट, है ना, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, है ना, हेल्प एक्सप्रेस एंड द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, है ना, राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने में ये काफ़ी हमारा मदद करता है। तो देखो इसमें कह रहा है कि लेट्स लुक एट द रोमांटिज्म कल्चर, इसके बारे में बता रहा है। तो ये इसमें कहा गया कि ये व्यवस्था खास करके ऐसे चीज़ों के लिए लाने के लिए प्रयास किया गया था कि प्रारंभिक जो टाइम हमारे थे ना, उसमें यूरोपियन स्टेट में जितने भी मतलब पॉपुलेशन थी, ए लॉट ऑफ पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हुई हमारी नहीं थी, तो उनको भारी भरकम पॉलिटिकल टर्म समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, और ना ही वो बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में जानते हैं, साइंटिफिकल अप्रोच के बारे में भी उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाएगी हमारी। तो ये पूरी व्यवस्था जो है हमारी कहीं ना कहीं एक निरक्षर जो हमारा इलिटरेट क्लास था हमारा यूरोपियन सोसाइटी का, उसको जोड़ने का एक हमारा तरीका था, जिसमें एक नाम है, बड़ा नाम तुम्हारा, ये जर्मन का फिलोसफर था हमारा, अदर ये रोमांटिसिज्म सच एज जर्मन फिलोसफर्स, है ना, योहान गॉटफ्रीड, जिन्होंने मतलब जर्मनी के संस्कृति के ना आम लोगों में ही निहित बताया था, जिसका टर्म यूज़ किया गया है दास वॉक, है ना, इससे आम लोगों की बात इसमें की गई है। और राष्ट्र के बारे में ये एक तुम्हारा वोल्जिस्ट इसमें टर्म दिए हुए है, इसको तुम देख सकते हो, है ना। इसको पॉपुलराइज करने का प्रयास हमारा किया गया, और लोक संस्कृति एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए स्थानीय चीज़ों को ना, स्थानीय बोलियों को प्रमोट करने का बात किया गया था, जिसमें देखो इसमें दिया हुआ है कि एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल
है ना, ये फॉकलोर ऑफ द नॉट जस्ट टू द रिकवर ऑफ द एंशिएंट नेशनलिज्म स्पिरिट, पुरानी राष्ट्रवादी भावनाओं को वापस लाने के अलावा में भाषा और साहित्य के विस्तार का भी हमारा संदर्भ तुमको इसमें देखने को मिलता है। और इसमें पोलैंड की एक घटना का जिक्र किया है। आधुनिक संदेश देने में दे रहा था कि ज़्यादातर जो निरक्षर लोग थे, और ये पोलैंड पर दे रहा है कि ये बड़े स्तर पर लागू होता है, जहाँ पर दे रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, रसिया हो गया, प्रशा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया सारी चीज़ों को। ये देश थे हमारे जिसका 18वीं शताब्दी के अंत में इस पर वर्चस्व हुआ करता था, हमारा अलग अलग विभाजन कर दिया था, और वो एक हमारा फ्री लैंड नहीं हुआ करता था। लेकिन संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखने का प्रयास हमारा किया गया था। और संगीत के माध्यम से ना पॉलिश जो हमारी चीज़ें थी उसको आइडेंटिफाई करने, फॉक डांसेस लाइक टू द ये पुलनाइज टू द मजूरका जैसे लोक नृत्यों के माध्यम से ना राष्ट्रीय प्रतीकों को बदलने का प्रयास हमारा गया। नेशनलिस्ट सिंबल्स के बारे में हमारा बताया जा रहा है कि कैसे राष्ट्रवादी भावनाओं को विकास में हमारा ये मदद करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर रहा है कि भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। इसमें दे रहा है कि लैंग्वेज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग द नेशनलिस्ट। तो भाषा तो होती ही है हमारी। इसमें पॉलिश भाषा का जिक्र किया गया था कि स्कूलों से जो इसको हटा करके ना ये रशियन भाषा को ना थोपने का प्रयास किया गया था। पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। सब जगह ये लागू करने का प्रयास किया गया था। लेकिन 1831 में दे रहा है कि रसिया के विरोध के समय में सशस्त्र मतलब आर्म जो हमारे रिवॉल्ट हमारे हुए, उसके माध्यम से इसको कुचल देने का प्रयास किया गया। और उसके सदस्यों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए ना वहाँ के लोगों को, पॉलिश लोगों को लगा कि नहीं, ये भाषा ही बहुत बड़ा विपन हमारा बन सकता है। इसके लिए चर्च में और जितने भी हमारे रिलीजियस गैदरिंग होती थी ना, उसमें सारे में इंस्ट्रक्शन का भाषा हमारा पॉलिश को चुन लिया गया, है ना, जिसका रसिया ने बड़े स्तर पर विरोध किया। और सारे बिशप और पॉप को ना मतलब जो कोलॉजिकल क्लास था हमारा, उसको जेल में डाल दिया। और रूसी भाषा को जिन्होंने प्रचार करने से इनकार कर दिया था। और नेक्स्ट दे रहा है कि पॉलिश भाषा जो है ना, द यूजेज ऑफ द पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो ये हो गया हमारा भाषा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो तुम बड़ी चीज़ों को तुम देख सकते हो। अब तक जो भी हमने 2 सेक्शन में इसको बताने का प्रयास किया है, इसमें कैसे हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट, लैंग्वेज हमारा कैसे मदद करता है। और इसमें देखो ये एक कहानी है तुम्हारी प्रिंस ग्रीम बंधु हैं हमारे, इनकी कहानी का। ये दोनों बच्चे भाई हैं आपस में, इन्होंने लॉयर की पढ़ाई की थी और कैसे इन्होंने भाषा और लोक कथाओं को संग्रहित करके ना लोगों के बीच में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को विकास करने में हमारा मदद किया था। तो देखो ये जो सेक्शन तुम्हारा 3 है, क्रांतियों का युग, ये 1830 से 48 के बीच में, ये तुम्हारा थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें तुम्हारा 4 बन रहा है, इसमें 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.3 तक ही इसमें 3 करके है तुम्हारा। तो इसमें मैंने आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दिया है ना। और 3.1 एंड 3.2 को 3.1 को ना ये बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें हंगर है, हार्डशिप है, एंड जो हमारा जो जन विद्रोह की बातें की गई है यहाँ पर होगा इसमें, हाँ, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो उसको और ये 3.3 को मैं एक साथ मर्ज करूँगा, क्योंकि ये 4 होने के बाद में ना एक एक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ अभी इस क्लास के लिए, उसमें मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर पूरा कंप्लीट फोकस किया जाना चाहिए। और आप शायद मैप देखने का जहमत नहीं उठाते, तो मैंने यहाँ पर मैप डाल दिया है। तो ये बहुत मेजर वर्क है कि आप सबसे पहले रिवोल्यूशनरी एक्शन से पहले जो भी घटनाएं हमारी प्रीफेस के तौर पर दिखाई देती है, जो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन हमारा है, इसमें बहुत मेजर कंटेंट हमारा है। इसको विजिट करने के लिए आपको मैप की आवश्यकता हमारी पड़ सकती है। तो आप इस मैप को देख लेना और कैसे ये रोमांटिसिज्म, इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग्स के साथ हमारा हुआ, जिसमें भाषा, कल्चर, संस्कृति, लोक गायन, लोक नृत्य, सब चीज़ों को शामिल किया। और ये किस पर क्वेश्चन आता भी है कि हाउ रोमांटिसिज्म एंड प्ले अ विटल रोल
इन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन यूरोप। यूरोपियन व्यवस्था में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद के उदय में कैसे ये रोमांटिज्म हमारा मदद करता है, इमेजिनेशन और काल्पनिक जो बातें हमारी होती हैं नेशनल फीलिंग्स को ये कैसे प्रमोट करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और जब हम आगे मिलेंगे अगले क्लासेस में, जब हम तुम लोगों से बात करेंगे तो उसमें ये 3.2 और 3.3 को हम लोग एक साथ मर्ज करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब सेक्शन 3 तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर डिटेल्स और इसमें कंटेंट ढंग का है, इसीलिए मैं इसको 2 फेज़ में बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता तो इसको 1 फेज़ में भी समाप्त कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके बहुत सारे बच्चे, जो मैं बार बार बोलता भी हूँ कि पढ़ाई करो, लेकिन करते हो कहाँ। प्रायः हम लोग जब क्लास में मिलते हैं तब तो बच्चे उदासीन रहते हैं, यहाँ से इतना दूर से तो संभव ही नहीं उनके लिए। तो मैंने इसको 2 फेज़ में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना, यहाँ तक इसको समझने का प्रयास करो, और रेस्ट जब हम मिलेंगे अगले क्लास में 3.2 एंड 3.3 को एक साथ मर्ज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक ब्रीफिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 ये सबसेक्शन 3 का। ठीक है ना, इसमें रिवोल्यूशनरी रिएक्शन का। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, और यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे बात कीजिए, क्योंकि इसमें डीप और एडवांस स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है बाबू। ये मेरी तरफ से एक अपील आप लोग का है, और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। ये क्लास हम लोग का प्रारंभ हो जाएगा, और उसमें जो कहीं दिक्कत आएगी आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके।